मैं जिस गांव से आया हूँ साहब, आपको लेके चलूँ तो आप सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि आप यहाँ से बम्बई पहुँचे कैसे, पहले ये बताइए, फिर आगे की बात करें। चलिए ये बता दें आप। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं भोजपुरी में बोलने वाले लोग हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे, लेकिन हमारे लिए शराब नहीं होता, हमारे लिए शराब होता है। मैंने एक नाइजीरियन दोस्त बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वही था जो मुझे जज नहीं करता। दोनों दोस्त अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान के एक डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया। तब हमारी बातचीत काफ़ी आगे तक गई थी काम करने के लिए। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, तो मेरे ख़ानदान में जो औलादे होंगी वो सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो रील्स हैं आपको एक भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं कि आप पॉपुलर हैं। हिंदुस्तान में बिहारी लोग जो है ना, वो बहुत ही बदनाम है गप्पे लगाने के लिए। वो किसी भी चाय की दुकान पे खड़े होकर चाय पीते हुए पूरे दिन गप मार सकते हैं। तो मैं बिहारी हूँ। हिंदी सिनेमा में 1994 का साल बहुत ख़ास था। इसलिए नहीं कि हम आपके हैं कौन रिलीज़ हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि गोविंद निहलानी की एक फ़िल्म उसी महीने रिलीज़ हुई थी, जिसमें तकरीबन 1 मिनट के रोल के साथ मनोज बाजपेयी के करियर की शुरुआत हुई, जो 30 साल का सफ़र पूरा कर चुके हैं। फ़िलहाल बर्लिनाले में हमारे सामने बैठे हैं, अपनी फ़िल्म लेकर आए हैं फेबल। मनोज बहुत शुक्रिया। मैं हूँ स्वाति बख्शी DW हिंदी से, और मेरे साथ इरफान DW उर्दू से। खुशामदीद बर्लिन में आपका। मनोज जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बर्लिन में अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी दिन से आप यहाँ सैर भी कर रहे हैं और फेस्टिवल में भी घूम रहे हैं। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में कभी आना नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर कारण तो आपकी फिल्म ही होती है, और मेरी कोई फिल्म अभी तक बर्लिन में कभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो वो मलाल तो था आपके अंदर कि यार हम तो बहुत काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, ये लोग ये जो चुनने वाले हैं शायद ये मिस कर जा रहे हैं। पर एनीवे, द फेबल जो है वो मुझे पता नहीं क्यों शुरू से यकीन था कि ये फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार काम करते रहे हैं, जिस तरह से आपने फेस्टिवल्स के पूरे बिहेवियर पैटर्न को आपने ऑब्जर्व अगर आप करें, तो बर्लिन में आने वाली फिल्में कुछ उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है, और कांस में जो चूज़ की जाती है उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। तो आपको क्यों लगा कि ये फिल्म कांस के लिए मुनासिब नहीं होगी? और देखिए, उसको मैं स्पेल आउट नहीं कर पाऊँगा। ये नहीं कि बाकी फिल्में ख़राब हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि बर्लिनल में नहीं आई तो कोई फिल्म ख़राब है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हर फिल्म की अपनी एक जगह होती है, और मेरे ख्याल से बर्लिनल जो है फेबल के लिए बहुत ही उम्दा जगह थी, बहुत ही उम्दा, और वो दिख भी रहा है। जिस तरह से दर्शक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से वैरायटी और बाकी लोगों ने जिस तरह से उसको रिव्यू किया है, तो मुझे लगता है कि ये राम रेड्डी और बाकी लोगों का जो निर्णय था यहाँ आने का, वो बहुत ही बढ़िया था। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइएगा, फिल्म की कहानी का क्या रहा? मेरा किरदार जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है दुनिया का, लेकिन फिर भी अंदर में खाली है, और उस खालीपन को भरने की उसकी तलाश है। वो पूरी फिल्म इस बारे में है। हाँ, और वो तलाश क्या वो अपने अंदर के खालीपन को भर पाता है, क्या उसको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, इसी की कहानी है। मनोज जी, आपके कैरियर को देखें, 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है उसको, तो आपने जो किरदार निभाए हैं वो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कैरेक्टर रोल्स ही आपने किए हैं। तो ये आप खुद इंजॉय करते हैं कैरेक्टर रोल्स, या कैरेक्टर रोल्स किसको कहते हैं आप? जैसे मेन स्ट्रीम जो टिपिकल बॉलीवुड का एक हीरो का इमेज हमेशा रहता है। हाँ, क्योंकि कैरेक्टर, जैसे आप कैरेक्टर रोल्स बोलते हो ना, तो हमारे यहाँ पे एक कैरेक्टर एक्टर को ऐसा माना जाता है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है, और उससे मुझे निहायत ही मेरी असहमति है। मैं कोई कैरेक्टर रोल नहीं करता हूँ। सारे रोल्स कैरेक्टर होते हैं। ये ज़रूर बात है कि मैं कहानी प्रधान फिल्में करता हूँ, मैं चरित्र प्रधान फिल्में करता हूँ, मैं बॉक्स ऑफिस प्रधान फिल्में नहीं करता, मैं फार्मूला प्रधान फिल्में नहीं करता, क्योंकि मुझे बोर्डम होती है, मैं बोर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें चुनौती इतनी बड़ी नज़र नहीं आती है। दूसरे लोग जो उससे जुड़े हुए हैं उनको वो मेरी बात से असहमत होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सिनेमा अगर मनोरंजन के लिए है तो सिनेमा कला का माध्यम भी है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को या तो मिला के चलें
या फिर अलग अलग दोनों चीज़ों के साथ संबंध बना कर रखें तो अच्छी बात होगी और इससे आपका भी विकास होता रहेगा। तो वही कोशिश मैं करता हूँ। मैं कभी भी सिनेमा जो मनोरंजन के लिए है, मैं उसको कभी भी नीचे की दृष्टि से नहीं देखता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका एक दर्शक है जो जिसका मानना है कि वो हॉल में इतना सारा पैसा दे के क्यों जाए। वो चाहता है कि उसको वो मनोरंजन मिले या वो अनुभव मिले जो उसको एक रोलर कोस्टर राइड पे मिलता है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ वही करना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए, मैं इस मामले में स्वार्थी हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरा विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक अपने आप को रचनात्मक व्यक्ति समझता हूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे वो खुराक मिलती रहे और वो फेबल जैसी फिल्में पूरा करती हैं। तो मैं सारी चीज़ें करता हूँ। रचनात्मकता की आपने बात की और हम माध्यमों की भी बात कर रहे हैं कि पहले जो है फिल्में जैसे बना करती थी, हम लोग सेलुलॉइड को बहुत ही रोमांटिकली याद रखते हैं, क्लासिक सिनेमा को, 16 mm को हम बहुत याद करते हैं। लेकिन आपने पूरा बदलाव का दौर देखा है कि डिजिटाइजेशन हुआ, फिर OTT डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिजिटाइजेशन हो गया, तो पूरा दौर आपने एक बदलाव का देखा है। एक अभिनेता के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर, इन माध्यमों ने आपकी आर्ट पर क्या फ़र्क डाला है या नहीं डाला है? देखिए, चीज़ें जब बदलती हैं, अब डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद जो है चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदली हैं। उसमें हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने अंदर में उतनी ही तेज़ी से बदलाव ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, हम उस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो जैसे शेखर कपूर साहब कहते हैं कि AI आपके दरवाजे पर खड़ा है, इससे आँख मत मूंदी है। ये बहुत भला कर सकता है अगर आप डरेंगे नहीं तो। आप अभिनेता को तो हटा ही नहीं पाएंगे। आप हाड़ मांस के आदमी को कभी नहीं आप कंप्यूटर से या डिजिटल टाइम से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो धीरे धीरे सारे फिल्म मेकर्स और सारे टेक्नीशियंस उसका इस्तेमाल अपने टाइम को बचाने के लिए कुछ एक चीज़ों में कर रहे हैं। वो लोग वो वहाँ तक रहेगा वो, लेकिन साथ ही साथ ये भी संभव है कि संभव क्या है, ये होगा ही कि इंसान जो है AI से हमेशा एक कदम आगे रहेगा, क्योंकि AI उपज तो इंसान के दिमाग की है। तो ये लगातार चलता रहेगा जब तक क़यामत ना आ जाए तब तक तो बिल्कुल वक्त के साथ साथ ही चलना चाहिए। जो बदलाव की भी हम बात कर रहे हैं, तो एक तरह से एंटरटेनमेंट का आपने जिक्र किया, जो रोल्स करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, अब वो जो मीम्स वाला कल्चर है, लोग उससे भी एंटरटेन हो रहे हैं। तो आप कितना एंजॉय करते हैं जब आपका एक ख़ास तौर पे सरदार खान वाला कैरेक्टर है, उसकी मीम्स बनती है? हाँ, काफ़ी, कई बार हिलेरियस भी होता है, हंसी भी आती है, और कई बार बड़ी एम्बैरेसिंग भी होती है। अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग परिस्थितियों में वो लोग डालते रहते हैं। लेकिन ठीक है, वो ये भी दिखाता है कि आपका काम अलग अलग, जैसे फैमिली मैन है या आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर है, इस तरह के जो काम है वो मीम्स में अगर वो यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब लोगों के दिलो दिमाग पे हैं, वो पूरी तरीके से उन्होंने उस पर दिमाग पे उनके रूल कर रहे हैं वो ये काम जो है। तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मीम से या सोशल मीडिया से कभी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम है कि वो डरावना है। और मेरे लिए डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ, और मैं बहुत पहले से जानता था कि आपका फोकस होना चाहिए अपनी फिल्मोग्राफी को तैयार करने में, जो कि मैं लगातार करता रहा कि वो पैसे या करियर से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि मैं एक ऐसी फिल्मोग्राफी तैयार करूं कि जिसको मैं जब देखूं अपने ओल्ड एज में, तो मुझे लगे कि मैंने अपने जीवन और करियर के साथ न्याय किया। वो तो मेरा रिश्ता हमेशा काम के साथ ही रहा है। लेकिन जब मुझे एक सुखद अनुभूति होती है कि आज हर कोई एक कैमरा या फ़ोन लेकर के कुछ ना कुछ रील बनाता है, कोई मीम का इस्तेमाल कर रहा है, लोग लगातार क्रिएटिविटी की तरफ उनका झुकाव हो चुका है, और हर गांव में कहाँ से लोग क्या क्या कर रहे हैं लोग, और कितना अपने आप को बिज़ी उन्होंने रखा हुआ है सोशल मीडिया पे, और उसके बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे मैं देखता हूँ कुछ एक मम्मियाँ जो हैं, उनके बेटे बेटियाँ जो हैं, वो उनकी कुकिंग का यूट्यूब चैनल खोल दिया है उन्होंने। तो वो ये सुखद है,
दुखद क्या है कि ये जो रील्स हैं, ये मैं जानता हूँ कि आपको एक भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं कि आप पॉपुलर हैं, जबकि वो पॉपुलैरिटी इतनी क्षणिक है, इतनी कम देर के लिए है कि वो उन जो युवा दिमाग है उसका 35 के बाद क्या होगा। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा एक अलग ढंग की होती है जब आप युवा अवस्था में होते हैं, लेकिन 35 के बाद अचानक से आपको एक बार खड़े होकर के पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि आपने किया क्या, और वो उसमें समाज और आंसर नहीं मांगता है, आप खुद अपने आप से आंसर मांग रहे होंगे। वो बहुत डरावनी स्थिति होती है। आपके कई किरदारों में जो ह्यूमर का टच है या कॉमिक टच है, और वो हम पहले से देखें, दिल पे मतले यार से अगर हम देखें, उसकी चर्चा ज़्यादा हुई नहीं, लेकिन फिर भी वो किरदार है, या फैमिली मैन आपने किया था, वो जो कैरेक्टर है वो किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में है, लेकिन है एक लाइटर नोट पर ही उसकी बात चलती है। या सरदार खान का ही कैरेक्टर था, गैंग्स ऑफ वासेपुर इरफान ने जिक्र किया, उसकी चर्चा कभी नहीं हुई। आपको लगता है आपकी एक्टिंग के कुछ शेड्स की चर्चा कभी नहीं हुई? नहीं, उसका वो क्यों, मैं जानता हूँ कि समय समय पे सब चीज़ों पे बात होगी, और उसके लिए मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं। मैं जानता हूँ कि फेबल के चुनाव के बारे में आगे बात होगी और बहुत अच्छे से बात होगी। मैं जानता हूँ कि गली गुलियाँ फिल्म जब शुरू में आई थी तो लोगों ने उस पर लोग टिकट खिड़की तक नहीं गए, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब बहुत बात होती है। बहुत सारे लोगों के लिए मनोज बाजपेयी का सर्वश्रेष्ठ काम है वो। अलीगढ़ की चर्चा होती है, भोसले की चर्चा होती है। तो हर काम का या जो काम आप, जो नुआंसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो अभी ना हो, कल ज़रूर होगी। अभी आपने बात किया तो शायद ये शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन उसका मेरा अपना वो ह्यूमर कभी कॉमेडी नहीं होता है। लेकिन मेरे लिए ये ह्यूमर हर जगह है। हमारे जीवन में अगर आप चलते हुए अगर आप दुनिया को ऐसे दूर से देखिए, गवाह बन के देखिए, तो बहुत सारी जगह पे आपके चेहरे पे मुस्कान आती रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को झगड़ा करते हुए देखिए आप दूर से, आपको हंसी आएगी। एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करते हुए देखिए तो उसमें एक ऑकवर्डनेस से आपको हंसी आएगी। तो वो सब चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, और मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सीरियस है, अगर आप नज़दीक से देखें तो बहुत ही सीरियस है, लेकिन दूर से थोड़ा सा अपने आप को गवाह के तौर पे देखिए तो वो उतना ही हिलेरियस है। तो जीवन जो है, देखने के दो दृष्टिकोण हैं, या तो इसको एक ह्यूमर की तरह देखिए या एक इसको ट्रेजेडी की तरह देखिए। मनोज जी, हम चूँकि DW उर्दू का जो सेक्शन है, हमारे बहुत सारे ऑडियंस पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में आपके भी बहुत सारे चाहने वाले, तो आपका किस तरह का कोई कनेक्शन है फैंस के साथ, या हमारी इंडस्ट्री को वहाँ पे आप फॉलो करते हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया है जहाँ पर पाकिस्तान के लोग लगातार लिखते रहते हैं, तो उससे पता चलता है कि दर्शक वहाँ पे हैं जो मेरा काम देखते हैं और सराहते हैं। तो इससे अच्छी सुखद बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती एक आर्टिस्ट के तौर पे कि आपके काम की बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अभी मैं एक यहाँ पर नेपाल की एक फिल्म मेन कंपटीशन में है, और उनके ओपनिंग के समय में मैं मिला था, वो डायरेक्टर से आए थे वो मिलने के लिए। तो ये अभी मैं अगर पहले क्वेश्चन पे जाऊँ तो देखिए कितना कमाल का फेस्टिवल है। मैं उसी जगह पे मैं नेपाल के डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, और नेपाल से एक फिल्म आई है बर्लिन में मैं चूज़ हुई है मेन कंपटीशन में, और ठीक वहीं पे जब मैं खड़ा हूँ तो मैं आलू अर्जुन से मिलता हूँ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार है आज की तारीख में। आपने पुष्पा देखी? आप पुष्पा देखी? बिल्कुल, आप बिल्कुल। मैं तो मेन स्ट्रीम फिल्म में देखता ज़रूर हूँ, बिल्कुल। आलू अर्जुन के साथ मैंने काम किया हुआ है, तेलुगु 2 तेलुगु फिल्में की हैं साथ में। तो मैं दोबारा अपने उसी सवाल पे आऊँगा, तो कभी कोलेब्रेशन मिलके काम करने का मौका मिला या करना चाहेंगे? पाकिस्तान के एक डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया, मैं उसे शायद मैं मिला था, LA में मिला था। तब हमारी बातचीत काफ़ी आगे तक गई थी काम करने के लिए। आगे कभी ज़रूर, देखिए अंततः तो यही है कि कहानी, स्क्रिप्ट, ये हमको सोते से उठा देती है,
an actor always gets instigated or provoked or challenged by the script or the character. तो आपके लिए कहानी कैरेक्टर ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कहाँ से कौन क्या कर रहा है? बिल्कुल, मेरे लिए वो कलाकार, वो फिल्मकार, वो फिल्म मेकर वो कहीं का भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा, वो नेपाल का डायरेक्टर का मैंने आपको ताज़ा एग्जांपल दिया, वो कहीं का भी हो सकता है। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग कि टैलेंट जो है ना किसी की बपौती नहीं है। वो मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ तो मेरे ख़ानदान में जो औलादें होंगी वो सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता है। वो कहीं भी जन्म लेता है। वो मैं जिस गांव से आया हूँ साहब, आपको लेके चलूँ तो आप सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि आप यहाँ से बम्बई पहुँचे कैसे, पहले ये बताइए, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए बता दें आप। वो सब कुछ है, वो सब कुछ वहाँ वही जिद, डेस्टिनी थी, डेस्टिनी ने वो जिद दिया और वो ऐसी जिद की मतलब उसके आगे सब नतमस्तक। अगर वो जिद नहीं होती ऐसी जगह पे, ऊपर भगवान जो है पैदा ही नहीं करता। उस भगवान को अगर मुझे पैदा किया था, लेकिन उसने डेस्टिनी मुझे कलाकार की दी थी और उसको इस तरह की यात्रा मुझे करनी थी अगर, तो भगवान को मुझे जिद भी देनी थी। तो उस गांव से जो सफ़र शुरू हुआ था, आप समझते हैं जहां आप पहुंचना चाहते थे पहुंच चुके हैं या अभी वो मंजिल दूर है? कहीं भी नहीं पहुंचना चाहता था मैं तो सिर्फ कलाकार बनना चाहता था। अगर मैं रोज़ी रोटी चलाना चाहता था तो कलाकार के तौर पे चलाना चाहता था बस। इसको अगर पहुंचना कहते हैं कहीं पे तो यही है। जहाँ तक बात है यात्रा की, तो वो तो लगातार जारी है। वो तो उसको मैं कह ही नहीं सकता मैं कहीं पहुँचा हूँ ना, लेकिन मैं पहुँचना भी नहीं चाहता हूँ साहब। इसका मतलब आप गोल सेट नहीं करते? नहीं, कहा कि क्यों करना है, कोई कारण नहीं नज़र आता है गोल सेट करने का। अब आप देखिए, जब मैं गांव से निकला था तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं भोजपुरी में बोलने वाले लोग हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे, लेकिन हमारे लिए शराब नहीं होता, हमारे लिए शराब होता है। तो हमारे नुक्ते नहीं थे, हम नुक्ता हमें समझ में नहीं थी आती थी बात। और ये ज़िंदगी में नुक्ते कब लगे? हैं वो दिल्ली आने पे जो है, वो वहाँ पर जब थिएटर करना शुरू किया तो बहुत डांट पड़ती थी कि कौन आ गया ये एक्टर, एक्टिंग तो अच्छा कर रहा है लेकिन इसकी भाषा ख़त्म है, इसका लैंग्वेज बिल्कुल बेकार है। तो हिंदी उर्दू की जानकारी जो है वहाँ पे लोगों ने देनी शुरू की हमें। और हमें, चूँकि मैं 18 साल की उम्र का था, 18.5 का, तो ऐसी उम्र में था कि मैं जल्दी सीख लेता था। अंग्रेज़ी तो बिल्कुल माशाल्लाह वो ऐसी थी कि मतलब लोग हंसते थे सारे। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं पढ़ रहा था और वो इंग्लिश मीडियम है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। मैं और एक आध लड़के और थे जो हिंदी मीडियम के थे। मेरी इंग्लिश तो बहुत बुरी थी और धीरे जिद किया कि सीखूँगा। करते रोज़ के रोज़ वो पढ़ाई, रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस। और मैंने एक नाइजीरियन दोस्त बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वही था जो मुझे जज नहीं करता था। तो उससे मेरी अंग्रेज़ी बोलने की जो है प्रैक्टिस होती रहती थी, क्योंकि वो मेरे इंग्लिश को जज नहीं करता था। दोनों दोस्त अंग्रेजी की प्रैक्टिस गलत सही से की सीमाओं से पार। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन इवेंचुअली आप सीख जाते हैं। मैं जानता हूँ कि जर्मनी में अगर मुझे रहना पड़े, सो द जर्मन्स आर गोइंग टू लाफ एट मी, एट माई जर्मन, राइट? बट इफ आई स्टॉप स्पीकिंग देन आई विल नेवर लर्न इट। तो आप हर्डल्स का जिक्र कर रहे हैं, हमने सुना कि एनएसडी में भी आपका सिलेक्शन जग जाहिर है। तो वो जो फेलियर है वो सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूट किया उसमें? वो पहला झटका था फेलियर का, और उसने मुझे बहुत मेहनत करने पे मजबूर किया। और 3 साल में लगातार फेल होता रहा, लेकिन बाहर में मैं लगातार काम करता रहा, लगातार। नेशनल स्कूल ड्रामा की लाइब्रेरी को जितना मैंने यूज़ किया है, वहाँ के स्टूडेंट यूज़ नहीं करते हैं। तो उनके टीचर्स के साथ बाहर में मैंने थिएटर किया, उनका फेवरेट में बाहर हो गया था। तो
अगर आपका किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। जो सबक मैंने लिया, आपको इंस्टीट्यूट अपने अंदर बनाना पड़ता है। अपने अंदर बनाने का मतलब है कि इंस्टीट्यूट का अनुशासन आप अपने अंदर लेके आइए। और जद्दोजहद ज़्यादा होगी क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर में स्कॉलरशिप मिलता है, जहाँ पे आपके रहने का, खाने का, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन जब आप बाहर रहते हैं तो आपको कुछ कमाना भी पड़ता है। कभी कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी कभी किसी और के घर सोना पड़ता है, कभी बस का किराया नहीं हो तो आपको पैदल जाना पड़ता है कई किलोमीटर। तो ये जद्दोजहद, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, भगवान ने एक यात्रा तय की थी ये मेरी जर्नी तय की थी, तो उसके साथ ज़िद भी दिया था मुझे, जिसके कारण ये मुमकिन हो पाया। आपने ज़िद की बात की, आपने यात्रा की बात की, जर्नी की बात की, लेकिन आपको जो निर्देशक मिलते रहे हैं वो भी बहुत ख़ास रहे हैं आपके करियर में। शुरुआत से, जैसे मैंने गोविंद निहलानी का नाम लिया, शेखर कपूर हैं, तिग्मांशु धूलिया ने आपका नाम शेखर कपूर को रेकमेंड किया था। हाँ, और अनुराग कश्यप हैं, और अब राम रेड्डी तक, जो कि बहुत ही युवा निर्देशक हैं उस लिहाज से, उनकी फिल्में, बहुत सारी फिल्मोग्राफी अभी हम देखेंगे आगे। आप अपने आप को खुशकिस्मत भी मानेंगे? देखिए, आप खुशकिस्मत ही हैं, पहले तो आप खुशकिस्मत हैं, इससे आप इनकार कर ही नहीं सकते। आई फील ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं जो है चीज़ें इतनी बड़ी यात्रा अगर रही है तो अगर आप खुशकिस्मत नहीं होते तो नहीं होती है ना। लेकिन उसके साथ साथ आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया विद योर हार्ड वर्क। फेबल का मिल जाना मेरी खुशकिस्मती हो सकती है, अभिनय का होना जो है मेरी मेहनत से ही होगा। किस्मत भी तभी तक साथ देगी ना जब मेहनत उसके जी बिल्कुल रंग दिखाएगी। जी, वो दोनों साथ साथ चलना होगा, तभी जा कर के आप जो है फिल्म कहीं पहुंच पाती है। मनोज जी, आपकी जो कहानी है असल ज़िंदगी की, लोग बहुत उससे रिलेट करते होंगे। ज़्यादातर हमारे मुल्कों में अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इसी तबके से ताल्लुक़ रखते, रिलेट करते हैं। तो फैमिली से कैसा रिलेशनशिप था आपका, वालिद से, वालदा से? बहुत ज़्यादा, और बहुत ही कमाल का, क्योंकि मेरे वालिद और मेरी वालदा जो थी वो दोनों किसान परिवार के थे, तो फार्मर्स थे, मिडिल क्लास फार्मर थे, 6 बच्चे थे। तो जाहिर सी बात है कि एक फार्मर के पास में कभी नगद रुपए नहीं होते हैं, आपको तो पता ही है। तो वो फसल ही होता है जो या तो बेच के जितना भी पैसा है। मेरे पिताजी की ज़िद थी कि भाई कम से कम सारे बच्चे ग्रेजुएट हो, ये उनकी ज़िद थी। उस समय में ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर मेरे फादर चाहते थे कि मैं कोशिश करूं कि मैं मेडिकल में मेरा हो जाए, और मैं बहुत बुरा, और मेरे अंदर में बचपन से था कि मैं एक्टर बनूंगा। तो लेकिन मेरे पिताजी से बेहतरीन इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं आपको सच में कहूँ, इतना जेंटल आदमी। मेरी माँ बहुत टफ थी, एंड टू स्टे मैरिड टू माई मदर वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर माई फादर। माई मदर वॉज अ डिक्टेटर, quite and very short tempered, very short tempered। 6 बच्चों को पैदा किया था, 6 बच्चों को संभालना जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये सब चीज़ों के कारण वो मेरी माँ जो है काफ़ी, वैसे ही बहुत सख्त महिला थी, और आप कहें तो सब मेरी ज़िद और मेरा गुस्सा, ये सारी चीज़ें मेरी माँ से मेरे अंदर आया। लेकिन उसी अनुपात में एक जो मैंने अच्छा इंसान होने की जो राह पकड़ी, वो मेरे पिताजी से। पिताजी मेरे बहुत ही ज़हीन आदमी और बहुत ही शांत। कभी भी मैंने उनको मेरी माँ से ऊंची आवाज़ें बात करते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। चाहे मेरी माँ कितनी भी अनुचित या अनफेयर बिहेवियर करती थी, मेरे पिताजी ने कभी जो है उनको पलट के कोई जवाब नहीं दिया। तो इसी बात पे मेरे ख्याल से इस संजीदा नोट पर मनोज वाजपेयी हम आपको जाने देंगे, क्योंकि आपका एक और इंटरव्यू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और इरफान को वक्त दिया, और थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई होप हमारे पास और टाइम होता, हम आपसे और बातें करते। अरे तो गप्पे तो मारने के लिए सब अभी तो गपशप शुरू हुई थी, लेकिन क्या है, हम लोग हिंदुस्तान में बिहारी लोग जो है ना, वो बहुत ही बदनाम है गप्पे लगाने के लिए। वो किसी भी चाय की दुकान पे खड़े होकर चाय पीते हुए पूरे दिन गप मार सकते हैं। तो मैं बिहारी हूँ।